नमस्कार बच्चों, आज आपको कक्षा 11वीं जो विषय हिंदी है गद्य खंड का पाठ 2 आपको सुनना है। पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन, जिसको कृष्णा सोबती जी ने लिखा हुआ है, यानी कि इसकी लेखिका है इस पाठ की मियां नसरुद्दीन की कृष्णा सोबती जी। जानते हैं आप सभी कि आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुविख्यात कथा लेखिका, विख्यात कथा लेखिका जिन्होंने कई प्रकार की कथाएं लिखी, कहानियां लिखी, कृष्णा सोबती जी, उनका नाम अग्रगण्य आता है। तो कृष्णा सोबती जिन्होंने कई प्रकार की कहानियां, कथाएं लिखी, तो ये हम हशमत गद्य संग्रह से संकलित की गई है। उनका एक गद्य संग्रह है जिसका नाम है हम हशमत, उससे इस पाठ को लिया गया है, जिसका टाइटल दिया है उन्होंने मियां नसरुद्दीन। अच्छा, एक बड़ा सजीव, बहुत ही सजीव और मनोरंजक ये उनका एक रेखा चित्र है। इनका कृष्णा सोबती जी का ये मियां नसरुद्दीन एक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के काफी पहले के एक बहुत ही बूढ़े नॉन बाई मियां नसरुद्दीन की स्वभावगत खूबियां, कि मियां नसरुद्दीन की कैसी खूबियां थी, कौन कौन से उनमें गुण थे, कितनी खूबियां थी, इसका वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया हुआ है। बड़ी ही रोचकता से और साफ साफ उन्होंने इस पाठ में उसको उभारा है। चलिए अब पाठ को हम शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए। मियां नसरुद्दीन को लिखते हुए कृष्णा सोबती जी लिखती हैं, इस पाठ को शुरू करती हैं कि साहेबो, अगर उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते, अगर मटिया महल की तरफ से जिस गंतव्य स्थान तक जाना था उन्हें, जहां पर वो अपनी गाड़ी को ले जा रही थी, वहां तक जाने के 2 रास्ते थे, लेकिन इन्होंने कृष्णा सोबती जी ने एक विचित्र अनोखा रास्ता चुना कि आज हम अपने उस गंतव्य स्थान तक इस रास्ते से हम पहुंचेंगे। तो वो कहते हैं कि अगर हम मटिया महल की तरफ से ना गुजरते उस दिन, तो राजनीति, साहित्य और कला के हजार मसीहों के, कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हजार मसीहे हैं। तो उनकी धूम धड़क मची हुई है। उनके धूम धड़के में हम नॉन बाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। शायद उस दिन हम मटिया महल के रास्ते से न गुजरते। उनके बारे में हम जान ही नहीं पाते कि उनके अंदर क्या खूबियां हैं, कैसे वो मियां नसरुद्दीन है, उनका पता हमें नहीं चल पाता। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि मियां नसरुद्दीन से मिलने का हमें मौका मिला, उनके बारे में जानने का, समझने का हमको मौका मिला, क्योंकि उस दिन हम अपने गंतव्य स्थान पर मटिया महल के रास्ते से गुजरे। अच्छा, और अगर ना जाते उस रास्ते से, मियां नसरुद्दीन से हम ना मिलते, तो कैसे उठाते लुत्फ, यानी कैसे आनंद का अनुभव करते हम उनके मसीही अंदाज का, कैसे जान पाते कि कितने अच्छे हैं ये जो नॉन बाई के मसीहा मियां नसरुद्दीन है, इनका अंदाज कैसा है, कितना निराला ढंग है इनकी रोटियां बनाने का। इस विद्या को, इस कला को, इस ज्ञान को हम कभी ना जान पाते। आगे लिखती हैं कृष्णा सोबती जी कि यह हुआ कि हम एक दोपहरी के समय, दोपहर का समय था, जामा मस्जिद के आड़े पड़े, जामा मस्जिद के पास में आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ला की ओर निकल गए। हमने अपनी गाड़ी बढ़ाई और गढ़ैया मोहल्ला जो जामा मस्जिद के आड़े बगल में है, पड़ोस में है, पास में है, वहां से हम गुजर गए, निकले। तो जब हम उस रास्ते से, गढ़ैया मोहल्ला से हम गुजर रहे थे अपनी गाड़ी से, तो एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर हमारी गाड़ी चली जा रही थी। दोपहर का समय था। एक बिल्कुल छोटी सी दुकान हमें दिखाई दी। बहुत अंधेरा सा वहां महसूस होता था, कि जैसे वहां बिल्कुल एकदम अंधेरा महसूस हो रहा था। फिर हमने क्या सोचा, क्या किया, एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर फटाफट आटे की ढेर सनते हुए देख करके, बहुत ही ढेर वहां पर सन रहा था, आटे का ढेर सन रहा था। तो उसको देख करके थोड़े समय के लिए हम ठिठक गए, रुक गए कि भाई ये आवाज काहे की आ रही है, किस चीज की आवाज है। तो वो देख करके हम ठिठक गए। सोचा, अंदाजा लगाया, अभी क्लियर नहीं हो पाया, सिर्फ अंदाज लगाया
कि सेवइयों की तैयारी हो रही होगी, शायद यहाँ पर सेवइयां बन रही होंगी। तो उसको देख करके हम रुक गए। जब हमने वहां जाकर के लोग बागों से पूछा तो पूछने पर हमें पता चला, पूछने पर मालूम हुआ कि ये खानदानी नौन भाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। किसी से हमने पूछा बाहर कि भाई हम कहाँ पर हैं, तो उन्होंने बता दिया कि भाई आप कहीं नहीं आए हैं, आप तो जो खानदानी नौन भाई मियां नसरुद्दीन है उनकी दुकान पर आप खड़ी हैं मैडम, ये बताया पास पड़ोस के लोगों ने। और जानते हैं मैडम, ये साधारण मियां नहीं है, मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। ये जो मियां नसरुद्दीन की दुकान पर जिसके पास आप खड़े हैं, ये 56 प्रकार की रोटियां बनाने में निपुण हैं, कुशल हैं। तो हमें थोड़ी आश्चर्य हुआ कि 56 प्रकार की रोटियां ये बना लेते। तो थोड़ी हमने दुकान के अंदर झांक करके देखा। जब झांका उनकी दुकान पर मियां नसरुद्दीन जी की, तो क्या क्या देखते हैं कि जो मियां नसरुद्दीन है वो चारपाई पर बैठे हुए हैं और बीड़ी का मजा ले रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी सुलगा करके उसका मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, मौसमों की मार से, यानी कि कई प्रकार की दिक्कतें उन्होंने जिंदगी में झेली है कि नहीं। तो मौसमों की मार से पका हुआ उनका चेहरा अलग दिखाई दे रहा था। आंखों में काइयां यानी कि धूर्तपन, चालाकी झलक रही थी आंखों पर, भोलापन, लेकिन चेहरे में भोला भाला सा भाव था। और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। उनको देखा जब हमने तो लगा कि हाँ वास्तव में ये अच्छे कारीगर हैं, बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, अपने काम के इल्म को जानने में बहुत ही कुशल हैं, बहुत ही अच्छे विद्वान हैं अपने इस कार्य के लिए। तो ये तेवर उनके चेहरे से झलक रहे थे। तो जब हमने झांका अंदर झांक करके देखा तो हमें गाहक समझ करके मियाँ ने नजर उठाई कि कोई ग्राहक आ गया है शायद रोटी खाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो देखा, फरमाइए मैडम कैसे आप तशरीफ लाई हैं, फरमाइए क्या बात है। तो झिझक से कहा, हम तो खाना खाने गए नहीं थे उनके पास, न भोजन करने के लिए गए थे। तो झिझक करके हमने कहा कि भाई हम खाना खाने तो नहीं आए हैं, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, अगर आपको वक्त हो तो थोड़ी सा अगर आप समय हमें देना चाहें तो हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते। तो मियां नसरुद्दीन ने जब ये सुना कि ये मैडम हमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, तो पंच हजारी अंदाज से उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है मैडम चलो पूछ लीजिए, क्या पूछना चाहते हैं, निकाल लें। वैसे हमारे पास वक्त तो नहीं है क्योंकि हम काम में लगे हुए हैं, लेकिन निकाल लेंगे आपके लिए थोड़ा सा वक्त। पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है, क्या जानना चाहती हैं आप। फिर घूर कर देखा हमारी तरफ उन्होंने, मियां नसरुद्दीन ने खूब घूर करके देखा हमारी तरफ और जोड़ा, अच्छा ये बताइए मियां, आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, आप कोई अखबार नवीस तो नहीं है, पेपर छापने वाले तो नहीं है आप लोग कहीं से आए हुए हों। अरे यह तो खोजियों की खुरापात है, आप खोजी तो नहीं मालूम पड़ती है मैडम, लेकिन कोई खोज पड़ताल तो नहीं कर रही है, जांच पड़ताल, ये उनकी खुरापात है खोजियों की। तो आप कोई ऐसा कार्य करने तो नहीं आए हमारी जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन मैडम अगर आप अखबार वाली हैं तो समझ लीजिए, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले, हम दोनों को ही निठल्ला समझते हैं कि बेकार के आदमी है ये, इनको कोई काम नहीं, बस अखबार छापते रहते और अखबार पढ़ते रहते हैं, ये निठल्ले व्यक्ति होते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है, जो कामकाजी है अपने कार्य में मस्त है, अपने काम में लगा हुआ है, उनको इस काम से कोई मतलब नहीं है। खैर चलो, आप हमारी दुकान पर आ गए हैं तो आपने यहाँ पर तक आने की तकलीफ उठाई है, हमारी दुकान तक आप आई हैं, तो बताइए, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं, आपकी क्या जानने की इच्छा है, क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। तो कृष्णा सोबती जी पूछती हैं मियां नसरुद्दीन से। पूछना यह था कि अभी हमने बाहर सुना है, जो बाहर आपके अगल बगल में दुकानें लगी हुई हैं, उन्होंने बताया कि आप 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं। तो पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म माने होता है ज्ञान, ये शिक्षा, ये दीक्षा, इतने प्रकार की रोटी बनाने की आपने कहां से हासिल की, कैसे इतना ज्यादा ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। तो जब ये प्रश्न कृष्णा सोबती जी ने किया तो मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी कि पूरी आई पीपल हमारी तरफ दृष्टिगोचर कर दी, बिल्कुल हमारी तरफ तरेर करके घूर करके देखा। पूछते हैं, बताते हैं क्या मतलब मैडम आपका, कहाँ से सीखी। अरे पूछिए साहब, क्या पूछ रही हैं आप। नॉन बाई हूं मैं, नॉन बाई। अरे नॉन बाई इल्म लेने कहाँ जाएगा, बताइए आप कहाँ से सीखने जाएगा। वो क्या नगीना साज के पास सीखने जाएगा, क्या आईना साज के पास जाएगा, क्या मीना साज के पास जाएगा, या रफूगर के पास चला जाएगा ये रोटी बनाने का ज्ञान सीखने के लिए।
क्या तेरी तमोली के यहाँ सीखने चला जाएगा? अरे मैडम, क्या फरमा दिया साहब आपने, यह तो हमारा खानदानी पेशा है, हमने कहीं से किसी के यहाँ सीखने नहीं गए, हम खानदानी नॉन बाई हैं। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पुरखे थे वो भी नॉन बाई थे, तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा ये। हाँ, अगर इल्म की बात पूछते हैं कि हमें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कैसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो सुन लीजिए, अपने वालिद उस्ताद से हमने सीखा है, हमने अपने पूज्य पिताजी से, अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से हमने ये ज्ञान सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, हम कहीं घर से बाहर नहीं गए, कहीं किसी के यहाँ सीखने गए हों, कि किसी दूसरे के यहाँ दुकान पर लग गए हों, उसके यहाँ पर हमने ये गुण सीखा हो, हम कहीं सीखने के लिए गए। जो बाप दादा का हुनर था, हमारे बाप के पास, हमारे दादाजी के पास ये हुनर था, ये ज्ञान था, ये विद्या थी, वही उनसे हमने प्राप्त कर लिया। और जब हमारे वालिद मरहूम के उठ जाने पर, मरहूम माने होता है मर जाने पर, जब हमारे पिता मर गए, खत्म हो गए, तो उनकी गद्दी थी, उनकी गद्दी पर यानी उनके ठिये पर हम आकर के बैठ गए और हम नॉन बाई बजने लगे। तो ऐसा है, हमने कहीं सीखने के लिए नहीं गए, यानी कि उनके ठिये पर हम बैठ गए अपने पिताजी के। तो मैडम ने पूछा, कृष्णा सोबती जी ने, अच्छा आपके वालिद, अच्छा वालिद के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? तो मियां नसरुद्दीन, जहां से उनके पिता की याद उन्होंने कृष्णा सोबती जी ने दिलाई, तो मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए लगता था कि जैसे किसी भट्टी में गुम हो गई हो। लगा गहरी सोच में कि फिर सिर हिलाया, उन्होंने सिर हिला दिया, सिर हिलाने लगे, अपने पिता को याद करने, पिता तो खत्म हो गया, अब उनको याद करने लगे। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? उनके चेहरे को देख करके ऐसे लगता था जैसे अपने पिता की यादों में वो खो गए हों। उनका पिताजी का चेहरा उनकी आंखों के सामने झूलने लगा। हाँ मैडम, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, हमारे जो वालिद, पिता की बात आपने की, वो मशहूर थे, मियां बरकत शाही, उनका नाम था मियां बरकत शाही, नॉन बाई, गढ़ैया वाले, उनके नाम से वो फेमस थे, इस नाम से वो फेमस थे, यानी कि उनके पिताजी का नाम था बरकत शाही नॉन बाई गढ़ैया वाले, इस नाम से। और उनके वालिद यानी कि इनके मियां नसरुद्दीन जी के दादाजी, यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नॉन बाई मियां कल्लन, यानी कि इनके दादा का नाम था कल्लन। तो फिर कृष्णा सोबती जी ने दूसरा प्रश्न कर दिया, अच्छा आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद है, यानी अपने पिताजी की कोई नसीहत जो उनके पास बहुत ज्यादा गुण रहे हो, या अपने दादा की कोई नसीहत बहुत ज्यादा गुण याद रहे हो? तो आपको काहे की मियां नसीहत याद हो, आपके काहे की मियां? अरे काम करने से आती है नसीहत, काम करने से आती है नसीहत, नसीहतों से नहीं। हाँ, तो जब इतना पूछा तो फिर आगे, तो कृष्णा सोबती जी ने मियां नसरुद्दीन से पूछा कि जो आपके दादाजी थे या आपके पिताजी थे, उनमें से किसी की कोई अगर नसीहत आपको याद हो, उनका कोई विशेष इल्म आपको याद हो, तो कृपया करके हमसे उसको वर्णित कर दीजिए। अरे नसीहत काहे की मियां? नसरुद्दीन जी कहते हैं कि नसीहत काहे की? अरे नसीहत तो काम करने से आती है, काम करने से आता है। अरे नसीहतों से नहीं, वजह फरमाया आपने, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे, यानी कि कृष्णा सोबती जी ने भट्टी की तरफ इशारा किया, जो भट्टी जल रही थी, इसमें रोटियां बन रही थी, उस भट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आखिर इस काम पर लगे हुए, इस काम पर यानी कि भट्टी के काम पर लगे हुए, तो वालिद साहिब से सीख के तौर पर कुछ ना कुछ तो कहा होगा। जब आपके पिता ने आपको शिक्षा दी, सीख दी, तो सीख के तौर पर कुछ ना कुछ तो आपसे कहा ही होगा, जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान तो दिया ही होगा। यानी कि जब कोई शिष्य बनता है किसी गुरु का, तो गुरु से दीक्षा लेता है, कुछ ना कुछ वो उपदेश, धर्म उपदेश उसके कानों में डालता है। तो ऐसे आपके पिता ने या दादा ने जब आप ये गुण सीखने लगे, तो कोई ना कोई नसीहत आपको जरूर दी होगी। अगर पता हो तो हमसे बताइए। तो नसरुद्दीन साहब ने इतना प्रश्न जब कृष्णा सोबती जी पूछ पाई, तब तक नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी से 2-3 कस खींचे। यानी कि आपको पता था वो बीड़ी का मजा ले रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, तो 2-3 कस खींच लिए, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है मैडम, तो बताए दिए देते हैं, आप जानो। अच्छा चलो, एक हम प्रश्न करते हैं। जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है, अपने गुरु के यहाँ कोई शिष्य पहुंचता है, शुरुआत में कोई बच्चा है अपने शिक्षक के पास पहुंचता है,
तो उस्ताद कहता है, यानी कि उसका गुरु कहता है, सिखाता है, जैसा बेटा को सिखाएगा, जैसा अपने शिष्य को सिखाएगा वैसा वो सीखेगा। वो कहता है वालिद, उसका उस्ताद कहता है कह बेटा अलिफ, तो बच्चा तुरंत अपने गुरु की बात मान करके वही दोहराता है अलिफ। फिर वो कहता है कह बे, तो बच्चा फिर कहता है बे। कह जीम, तो बच्चा भी दोहराता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, सिर पर धर देता है, या तो शाबाशी देने के लिए या कुछ अगर गलत बोल दिया तो उसको डांटने के लिए, और शागिर्द चुपचाप परवान किए करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी होती है कि गुरु जैसा सिखाता है वैसा ही शिष्य सीख जाता है, जैसे गुरु ने नसीहत दी वैसे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और दूसरी बात बीच में छोड़ करके सामने से गुजरते, दूसरी बात बताना चाहते थे मियां नसरुद्दीन, तभी उनकी निगाह सामने दरवाजे के आगे गई, दरवाजे के पास, तो बात बीच में छोड़ दी उन्होंने। सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली। मीर साहब गुजर रहे थे रोड से, तो उनको आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों आप हमारी दुकान पर सुबह क्यों नहीं आए? क्या बात हो गई? कोई समस्या थी क्या? कृपया हमको बताइए। तो जो मीर साहब जो रास्ते से गुजर रहे थे ना, तो उन्होंने सिर हिलाया, अरे मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे, अभी बहुत जरूरी काम से हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, इसलिए लौट करके अभी आने वाले हैं, तब हम बताएंगे। चलिए वो चले गए मीर साहब। तो फिर वो कृष्णा सोपती जी ने प्रश्न कर दिया कि हाँ आप दूसरी नसीहत के बारे में कुछ बता रहे थे, चलिए हम बताते हैं। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, उसको बताइए, क्या कहना चाहते थे? एक तो अलिफ बे के बारे में बता दिया कि गुरु के गुण शिष्य सीख लेता है, और दूसरी पढ़ाई कैसी होती है। इस बार मियां नसरुद्दीन ने सिर यूं हिलाया कि सुकरात हो, जैसे सुकरात हो इस तरीका से उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी मैडम होती है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसा भेज दिया किसी बच्चे को, तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न बैठा दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। सीधे हमने छोटी छोटी क्लासों को तो पढ़ाया नहीं, सीधे एक बड़ी क्लास में उसका एडमिशन करा दिया। तो हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, उन 3 कक्षाओं का क्या हुआ? जो उन 3 कक्षाओं का ज्ञान उसे प्राप्त होना चाहिए था, वो तो सीधे तीसरी में पहुंच गया। अब वो छोटी कक्षाओं का गुण कैसे सीखेगा? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नौन भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, मियां नसरुद्दीन अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। उन्होंने कुछ नहीं ज्यादा बताया, हम ही पर दागते रहे, हम ही पर जोर देते रहे कि आप ही बताइए उन 3 जमातों का मैडम क्या हुआ। हम कुछ नहीं बताएंगे, ये आपको आंसर देना है कि उन 3 जमातों का क्या हुआ। तो यह बात मेरी समझ के तो बाहर है, मेरी समझ के बाहर है। कृष्णा सोपती जी ने कहा कि मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नौन भाई मियां कल्लन के पोते, शाही नौन भाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। कल्लन के पोते यानी कि नौन भाई मियां नसरुद्दीन के दादाजी का नाम मियां कल्लन था, तो वो उनके थोड़े थोड़े से दांत बचे हुए थे, काफी हद तक दांत टूट चुके थे, तो खिलखिला करके वो हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ था, मेरा क्या साफ ना था। लो साहेबो, अभी साफ हुआ जाता है, हम बताए देते हैं, जरा सी देर को मान लीजिए। सुन लीजिए मैडम अब ध्यान से, हम बर्तन धोना अगर ना सीखते, सीधे सिर्फ रोटी बनाना सीख गए बस, बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, अगर भट्टी बिगड़ गई तो भट्टी को भी तो बनाना पड़ेगा, बर्तन जूठे हो गए बर्तनों को धोना पड़ेगा, भट्टी को आंच देना ना सीखते, कैसे आग दी जाती है, तो क्या हम सीधे सीधे नॉन बारी का हुनर सीख जाते? यानी कि पहले छोटी छोटी बारीकी चीजों का भी ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उनसे वो जवाब पाना है, यानी कि मियां नसरुद्दीन ने उस समय हमारी तरफ कुछ ऐसे देखा, ऐसी निगाह से देखा कि वो जो प्रश्न कर रहे हैं वो हमसे जवाब चाहते हैं कि हम उनका जवाब दें। फिर बड़े ही मजे अंदाज में उन्होंने कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज है, तालीम की तालीम, शिक्षा पर शिक्षा, जो अधूरी शिक्षा रह गई है उसकी भी पूर्ति हमें होनी चाहिए, एक एक बारीकी चीज भी हमें होनी चाहिए, ये भी बड़ी चीज है। सिर हिलाया, वो पूछते हैं हमसे, है साहिब माना आपने कि नहीं, मानते हैं आप इस बात को कि नहीं? मियां नसरुद्दीन अब जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा, बताते हैं उदाहरण देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए,
कि हमने ना लगाया होता अगर खोमचा, तो आज क्या यहाँ बैठ पाते इस नॉन बाई की गद्दी पर, इस ठिये पर हम बैठ पाते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते थे, हमने बात का रुख मोड़ा। जहां से खोमचे की याद दिलाई तो लगता है कि वो किसी फिर ख्यालों में खो गए। तो उनको थोड़ी जब वो भटकने लगे तो हमने उनका रुख मोड़ा अपनी तरफ। आपने खानदानी नॉन बाई होने का जिक्र किया। अभी हम थोड़ी पहले आपने कहा था कि हम खानदानी नॉन बाई हैं। हमारे पिता नॉन बाई रहे, हमारे दादाजी नॉन बाई रहे, तो आप खानदानी है ना। क्या यहाँ और भी नॉन बाई हैं आपके इस आस पड़ोस में? क्या और भी नॉन बाई हैं? तो मियाँ ने घूरा हमारी तरफ, तरेर करके देखा। बहुतेरे हैं, सुनिए मैडम, बहुत सारे नॉन बाई हैं, पर खानदानी नहीं है। खानदानी सिर्फ हम अकेले ही नॉन बाई हैं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई बात। हमारे बुजुर्गों से सुनिए, हमारे बुजुर्गों की बात, हमारे पूर्वजों की बात सुन लीजिए आप, कैसे नॉन बाई हम खानदानी। एक समय की बात है, हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा। हमारे कोई पूर्वज थे, बहुत अच्छे नॉन बाई थे। बादशाह सलामत ने एक बार कहा उनसे कि मियाँ नॉन बाई, कोई नई चीज खिला सकते हो आप? कोई नई चीज जो हमने खाई ना हो, ऐसी कोई नई चीज बना करके आप खिला सकते हैं? तो हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? सुनिए मैडम, आप क्या कहा पूर्वजों ने? बिल्कुल जहांपनाह, आप हुक्म तो कीजिए, हम ऐसी चीज खिलाएंगे कि आपने कभी खाई ना होगी। बादशाह सलामत ने फरमाया ऐसा। तो मैडम ने पूछा, कृष्णा सोबती जी ने, कोई ऐसी चीज बनाओ। मैडम से बता रहे हैं नसीरुद्दीन साहब कि हाँ, बादशाह सलामत ने हमारे पूर्वजों से कहा, नसीरुद्दीन जी ने कहा कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग में पक सके और ना पानी से बने। आग में पके ना और ना उसमें पानी डाला जाए। तो कृष्णा सोबती जी नसीरुद्दीन से कहती है कि अच्छा, ऐसा पूछा था बादशाह ने, तो क्या उनसे आपके पूर्वजों से ऐसी चीज बन पाई? अरे क्यों ना बनती साहेब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराहना की कि भाई बहुत स्वादिष्ट है, कितना अच्छा व्यंजन आज खिलाया आपने, खूब सराहना की। लगा जब ये बात कृष्णा सोबती जी ने सुनी तो उनको ये लगा कि हमारा यहाँ आना, मियाँ नसीरुद्दीन के पास आना कुछ रंग ला रहा है। अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आ गए। बेसब्री से पूछा कि अच्छा वो बताइए कि वह पकवान क्या था, कौन सा पकवान बनाया था, कोई खास चीज होगी? तो मियाँ कुछ देर सोचते रहे, फिर सोच में लग गए। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को, थोड़ी देर में सोच करके उस पकवान के बारे में बताएंगे। नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले थोड़ी देर के बाद, यह हम तुम्हें क्यों बतलाएं मैडम? हम नहीं बतलाएंगे आपको, बिल्कुल नहीं बताएंगे क्या बनाया, आप ना सीख जाओगी। आपको अपना गुण हम क्यों बताएं? आप इतना समझ लीजिए बस जो हम कह रहे हैं। एक कहावत है कि खानदानी जो नॉन बाई होता है वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। खानदानी नॉन बाई कुएं में भी रोटी को पका सकता है। अच्छा, कहावत जब भी गढ़ी गई है, सुन लीजिए मैडम, जो ये कहावत आपको हम बता रहे हैं, जी कहावत गढ़ी गई है ना, ये हमारे पूर्वजों पर ही गढ़ी गई है, किसी और पर नहीं उतारी गई। तो मजा लेने के लिए अब कृष्णा सोबती जी को नसीरुद्दीन जी की बातों पर थोड़ी बहुत मजा आने लगा, तो मजा लेने के लिए टोका, अच्छा साहब ये बताइए कि कहावत ये सच्ची भी है कि झूठी भी है? मियाँ ने फिर तरेरा, और क्या झूठी है? मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे, आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी कहीं? बिल्कुल नहीं पक सकती झूठ से। क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से ही पकाई जाएगी, समझे आप? तो सिर हिलाना पड़ा हमें। ठीक फरमाते हैं आप। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। रास्ते पर उनकी नजर थी, रास्ते पर फिर कोई गुजर रहा था, फिर पुकारा, अरे मियाँ रहमत, इस वक्त किधर चले जा रहे हो? अरे जरा सुनिए, अरे वह लड़की ना आई रूमाली रोटी लेने, वो लड़की जिसको रूमाली रोटी खाना थी, वो लड़की जिसकी बात कर रहे थे वो अभी तक नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए। ठीक है मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। अच्छा मियाँ, हम ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, एक बात और बता दीजिए हमको। मियाँ ने एक बीड़ी सुलगा ली थी जब तक, अब बीड़ी पीने के तो बहुत शौकीन थे, तब तक उनकी एक बीड़ी और सुलग गई थी, सो कुछ फुर्ती सी आ गए। अच्छा, बीड़ी पीने वाले या कोई ऐसा धूम्रपान करने वाले, अगर उसका नशा उनके अंदर चला जाता है तो थोड़ी देर के लिए उनके अंदर स्फूर्ति आ जाती है, तो थोड़ी फुर्ती पा गए थे। पूछिए साहब क्या पूछना चाहते हैं? अरे बात ही पूछिएगा, जान तो ना लीजिएगा हमारी, उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं, हमारी उम्र 70 वर्ष की हो चुकी है। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। जो हमारे वालिद थे यानी हमारे पिता थे, उनकी उम्र हो गई थी 80 साल, तब वो खत्म हुए, और हमें इतनी भी मोहलत हो सकता मिल पाए या ना मिल पाए।
इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया होगा। जो आपके बुजुर्ग रहे उन्होंने शाही यानी कि राजा महाराजाओं के यहाँ शाही बावर्ची खाने में क्या काम किया है, ये और बात बता दी है। तो मियाँ ने बेरुखी से टोक दिया, वह बात तो पहले हो चुकी है ना, पर जानना यह था कि दिल्ली के अभी अब आपने किसी बादशाह का नाम लिया था साहब, तो वो कौन से बादशाह थे? अगर बादशाह का नाम बता देते तो हम उस वक्त से मिला लेते। किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे, आपके पूर्वज काम किया करते थे? अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? नसरुद्दीन जी ने कहा, अरे मैडम क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं? हमने कह दिया ना बादशाह के यहाँ काम करते, तो बस मान लीजिए कि करते थे। हम खिसियानी हंसी हंसे, अंदर अंदर कृष्णा सोबती जी को हंसी आ रही थी कि लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हंसी को दबा रही है कृष्णा सोबती जी। है तो काफी, पर जरा नाम ले देते अगर बादशाह का, तो हम उस वक्त से मिला लेते कि उस वक्त वास्तव में वो बादशाह थे या नहीं थे। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिला पाया है आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहती हैं आप? दिल्ली के बादशाह का ही ना, कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ थे? तो नाम कौन नहीं जानता मैडम, जहां पनाह बादशाह सलामत, बादशाह सलामत ही। तो उन्होंने पूछा, मैडम कौन से बहादुर शाह जफर की बात कर रहे शायद आप? बहादुर शाह जफर की। तो मियाँ ने खींच करके कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन से बादशाह के नाम से चिट्ठी लिखनी है? हमने बता दिया कि बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे वो। अब क्यों बाल की खाल बहुत ज्यादा निकाल रही हैं? आपको क्या उनके यहाँ चिट्ठी लिखना है, भेजना है? क्या डाकखानों के लिए सही सही नाम पता की आपको जरूरत है? क्यों इतना पूछ रही हैं? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा जल्दी, बहुत काम पड़ा है, काम तो कर, काम से कब निपटेंगे, जल्दी जल्दी काम निपटा अपना। तो अपने मिस्त्री को उन्होंने आवाज देना शुरू कर दी। तो मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अब लगता था कि कृष्णा सोबती जी को मियाँ नसरुद्दीन हमसे बात करने में अब प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, थोड़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं, उनका मन नहीं है बात करने का। तो फांक ही उन्होंने काट दी। अरे कारीगर और कौन होंगे? जब मैडम ने पूछा कि तुम बब्बन मियाँ को बुला रहे हैं साहबा, ये बब्बन मियाँ कौन है? तो बताया कि अरे हमारे कारीगर हैं, और कौन होंगे? मन में आया कि पूछ लें, मन में आया कृष्णा सोबती जी के कि इनसे इतनी बात हम और पूछ लें कि आपके बेटे बेटियां हैं कि नहीं है। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मजमून न छेड़ने का फैसला किया। प्रश्न नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रश्न कर अब ये गुस्सा से दिखाई देते हैं, ये गुस्सा होने लगे हैं, ऐसा नहीं कि हम पर ज्यादा गुस्सा हो जाए। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं कि नहीं? आपकी बात मानते हैं आपके कारीगर लोग कि नहीं मानते हैं? तो क्या बोलते हैं नसरुद्दीन जी कि सिर्फ शागिर्द ही नहीं साहेब, मैं गिन के मजूरी देता हूं इनको, इसलिए पूरा काम लेता हूं। बात कैसे नहीं मानेंगे? जितनी मजूरी मानते हैं मैं उनको मजूरी देता हूं। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 2 रुपए मन आटे की मजूरी, ठीक है कि नहीं? अगर 1 मन आटा करना है तो 2 रुपए दूंगा मैं। 4 रुपए मन मैदे की मजूरी, अगर मैदे की रोटियां बनाना है तो 4 रुपए मन, ठीक है ना? ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? ये पूछा कि अच्छा एक बात और बता दीजिए, ज्यादातर आप भट्टी पर कौन सी रोटियां सेंकते हैं? मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, अब वो उत्तर ही नहीं देना चाहते थे कृष्णा सोबती जी का। फिर हमसे छुटकारा पाने को बोले कि सुन लीजिए मैडम, आखिरी बार आप कौन कौन सी रोटियां हम बनाते हैं। बाकर खानी, सुन लीजिए रोटियों के प्रकार हैं ये। बाकर खानी, सीरमाल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, दाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, कई प्रकार की रोटियों के नाम उन्होंने मियाँ नसरुद्दीन ने कृष्णा सोबती को बता डाले। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, सुनिए मैडम, जो तुनकी रोटी की बात हमने की, तुनकी रोटी, वो जो तुनकी रोटी बनती है ना, पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है, बहुत ही महीन बारीक होती है, पापड़ से भी ज्यादा महीन। किसी दिन खिलाएंगे आपको, हमारी दुकान पर आना, किसी दिन तुनकी रोटी आपको खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, फिर से कुछ विचारों में खो गए। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को जैसे कोई याद भूल गई हो और आज उनको वो याद उस चीज की आ गई हो, तो किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने, चले गए वे जमाने,
और वो कद्रदान लोग जो रोटी खाने के शौकीन हुआ करते थे, वे कद्रदान लोग जो पकाने खाने की कद्र जानते थे पकाने और खाने की, मियाँ अब क्या रखा है, वो सारा समय, वो दिन कितना बदल गया है, समय परिवर्तन हो गया है। अब हमारे इस बावर्ची खाने की, इस नॉन बाइयों को कोई नहीं पूछता है ज्यादा, वो समय सब गुजर गया। तो गुमशुदा याद में ताजा करने को उतर गए। वो कहते हैं चले गए मैडम अब तो वो जमाने जब हम लोगों की कद्र हुआ करती थी, लोग बाग जान पहचान करते थे हमसे, हमारा नाम था एक समय जमाने में, और वे कद्रदान लोग भी आज समय में चले गए हैं जो खाने पकाने की कद्र जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, आजकल तो तंदूरी बनाई जाती है, बस निकाली तंदूर से, निगल गए और वो हजम हो गई, बस इतना समय रह गया है और वो जमाना चला गया है। तो ऐसा कुछ उन्होंने कृष्णा सोबती जी ने अपने इस रेखा चित्र में मियाँ नसरुद्दीन के बारे में वर्णन किया है। मियाँ नसरुद्दीन के बारे में उनको हम संस्मरण भी कह सकते हैं इनका। तो मियाँ नसरुद्दीन कैसे थे, कौन कौन से उनमें इल्म थे, क्या क्या उनमें गुण थे, इसका सारा वर्णन कृष्णा सोबती जी ने इस चैप्टर में लिखा हुआ है, जो अभी हमने आपके सामने इसका वर्णन सुनाया। आपको समझ में आया होगा, इसको आपको बार बार सुनना है, समझना है। अभी इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।